आज हम शुरू करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का डे 2। हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के 12 दिन पूरे कर लिए हैं। अब हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सिर्फ एक दिन पूरा करा है। आज दूसरा दिन है, तो आज दूसरे दिन में हम बेसिक चीज़ें सारी क्लियर कर लेंगे। फिर कल से हम बायोडाइवर्सिटी पर आएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझते जाना है। ये हमारी 10 मिनट सीरीज़ है, तो यहाँ हम आपको डेली टारगेट्स देंगे। जो जो आज डिस्कस होगा या जो जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे ना, वो टॉपिक्स आपको कल तक कवर कर लेने हैं। मतलब कल वीडियो में आने से पहले वो टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। यही हमारा बेसिक एम है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा डे 2। तो डे 2 के टारगेट्स में सबसे पहला टॉपिक है नीश। नीश क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या रोल है एनवायरनमेंट में, वही नीश होता है। जैसे जैसे बी है, मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी जब फूलों पे जाके बैठती है तो वो वहाँ से क्या निकालती है? रस निकाल लेती है। इसीलिए मधुमक्खी का ये रोल है। तो सारे ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में अलग अलग रोल है, उसी को नीश बोलते हैं। ठीक। अब नीश ओवरलैप क्या है कि जब दो स्पेसीज का सेम रोल हो जाता है ना, तो उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब दो स्पेसीज का सेम काम हो जाता है तो दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब आता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अगर सेम नीश होता है तो एक स्पेसी सरवाइव कर पाएगी, मतलब स्ट्रोंग स्पेसी जीत जाएगी, और जो वीक होगी वो हार जाएगी। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग क्या है कि स्पेसीज रिसोर्सेज डिवाइड कर लेती है। इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इकोटोन। अब हमें इकोटोन का मतलब समझना है कि इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन दो इकोसिस्टम्स के बीच का जो एरिया होता है ना, वो इकोटोन होता है। जैसे मान लो फॉरेस्ट का बॉर्डर है और ग्रासलैंड का बॉर्डर है, इन दोनों के बीच एक बॉर्डर होता है। मतलब जहाँ ग्रासलैंड के भी जानवर आते हो और फॉरेस्ट के भी जानवर आते हो, ऐसा एक कॉमन एरिया होता है बीच में, उसको इकोटोन बोलते हैं। ठीक है। अब एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट का मतलब है कि जैसे अब हमने भी पढ़ा ना कि इकोटोन, तो जो इकोटोन का एरिया होता है ना, वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। मतलब अलग अलग स्पेसीज आती है। वो कैसे आती है? क्योंकि इधर फॉरेस्ट वाली भी घुस जाएगी और उधर से ग्रासलैंड वाली भी आ जाएगी, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग टाइप के जीव मिल जाते हैं वहाँ। इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं। अब इकोलाइन पे आते हैं। इकोलाइन क्या है? तो इकोसिस्टम में धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है। जैसे माउंटेन स्लोप वेजिटेशन की बात करें तो धीरे धीरे जो चेंज होता है ना, उसी चेंज को इकोलाइन बोलता है। ठीक है। लोकल अडेप्टेशन की बात करें तो स्पेसीज अपने लोकल एरिया के हिसाब से अडेप्ट करती है। कोई भी चीज़ हो लोकल अडेप्टेशन से ही होती है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो लीव्स होती है वो थिक होती है। वो भी लोकल अडेप्टेशन के कारण ही है, क्योंकि उनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बड़ी लीव चाहिए। अब कहीं बारिश वाला इलाका है तो वहाँ लीव्स क्या होगी? छोटी लीव्स होगी। तो इसीलिए ये लोकल अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। अब आते हैं फूड चेन पर। ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन एनर्जी का स्ट्रेट पाथ है। मीन्स के लोयन है, शेर है। शेर किसको खाता है? हिरण को। हिरण किसको खाती है? घास को। तो यही फूड चेन बन गई ना। घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया। अब जब तक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है ना पाथ, तब तक ये फूड चेन है। जब इसमें बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे ना, तब ये फूड वेब बन जाएगा। इसी के कारण इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। क्योंकि मान लो कि घास सिर्फ हिरण तो नहीं खाती, घास तो खरगोश भी खाता है। तो अगर मान लो हिरण खत्म हो गए तो फिर हिरण का काम खरगोश करेगा। ये खरगोश घास खाएगा और खरगोश को शेर खाएगा। तो इसीलिए ये नेटवर्क बड़ा होता है। मीन्स बहुत सारी फूड चेन्स होती है ना, तब फूड वेब बनता है, ये मान लो आप। तो
ठीक है, तो ये फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्या होता है? ये बस हमें जनसंख्या दिखाता है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, जिसकी जनसंख्या कम होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इससे बस आपको इतना ही समझना है। बाकी ये हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ये तो आपको पता ही होगा। ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस समझते जाना है बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, अब 10% रूल होता है। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना, वो ऊपर वाले के पास 10% ही जाती है, मतलब जो उसको खाता है। जैसे कि मान लो घास खाया हिरण ने, तो घास से हिरण के पास 10% ही जाती है। ठीक है, अब हिरण को किसी शेर ने खाया तो उसके पास क्या होगा, 10% ही जाएगी। तो ये 10% का रूल है। इसीलिए जो ऊपर वाले जानवर होते हैं ना, जैसे शेर हो गए, बाज हो गए, इनकी जनसंख्या कम होती है। लेकिन नीचे वाले होते हैं ना, हिरण, खरगोश, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचर ने एक सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स ये आपको पता है, ये कंज्यूमर्स जो खुद खाना खाते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स जो डेड मैटर को तोड़ते हैं, बैक्टीरिया, फंगी। डेट्रीवोरस जो डेड मैटर डायरेक्टली खाते हैं ना, जैसे अर्थवॉर्म हो गए। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है कि जो बैलेंस्ड फूड वेब है ना, वही स्टेबल इकोसिस्टम रखता है। ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। जितने ज़्यादा रहेंगे, जैसे खरगोश भी है, हिरण भी है, तो शेर क्या करेगा, खरगोश को नहीं खाएगा तो हिरण को खा लेगा। इसी से इकोसिस्टम स्टेबल बना रहता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। बायो अक्यूमुलेशन का मतलब तो आपको याद रखना है, वन मतलब कि जो जिस जानवर के पेट में कोई बेकार चीज़ जाती है तो वो सिर्फ उसी जानवर के पेट में जाती है। ठीक है, जैसे फिश है, उसके पेट में मरकरी चली जाती है, तो वो किसके पेट में गई, बस फिश के पेट में गई, मतलब सिर्फ एक जानवर में जा रही है, तो बायो अक्यूमुलेशन है। ठीक है, फिर ये फूड चेन से क्या होता है ना, ऊपर चलती जाती है। फूड चेन से कैसे, ज़्यादा टॉक्सिक बनती जाती है। जैसे छोटी सी मछली थी, उसने मरकरी खा रखी थी, तो फिर वो क्या करती है, वो बड़ी मछली में भी मरकरी चली जाती है। फिर वो बड़ी मछली को ह्यूमन खा लेता है, तो ह्यूमन में ज़्यादा जहर आ जाता है। यही बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। बायो अक्यूमुलेशन मतलब सिर्फ वन याद रखना है आपको, मतलब किसी जीव में जा रही है। और बायो मैग्निफिकेशन मतलब वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है फूड चेन के सहारे। ठीक है, अब आते हैं बायोटिक इंटरेक्शंस पर। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, उनके बीच रिलेशंस रहते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया। इसमें क्या है कि दोनों का फ़ायदा है। अब दोनों का फ़ायदा कैसे, तो मान लो बी मधुमक्खी है और फ्लावर है, तो मधुमक्खी जब फूल पे जाके बैठती है तो वो उसका रस चूसती है, तो उससे फूल को भी फायदा होता है, मधुमक्खी को भी फायदा होता है, दोनों का फायदा है। सिम्बायोसिस क्या है कि क्लोज लिविंग टुगेदर। ये आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये बस छोटी छोटी टर्म्स है, ये आपको एक बार देख लेनी है बिना किसी टेंशन के। ये आपको एक बार देख लो, इस पर लिखी हुई है। ये बस आपको इतने से धीरे से समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आज हमारा डे 2 पूरा होने ही वाला है। अब देख लो, जैसे ये कंपटीशन है, तो अगर सेम सोर्स के लिए फ़ाइट करेंगे तो कंपटीशन ही होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो वो सनलाइट के लिए फ़ाइट करते हैं, जो छोटा वाला होता है वो रह जाता है, जो बड़ा वाला होता है वो सनलाइट ले लेता है। ठीक है, तो यही चीज़ें थी आज के डे 2 में। अब हमारा डे 2 ख़त्म होता है, अब हम नेक्स्ट डे 3 में मिलेंगे।